हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे बेटा सेट थर्ड 2023 के लिए अनसॉल्व सेट थर्ड रहेगा। कोड है आपका BU। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेशित कणों द्वारा। ठीक है, तो इसका यही आंसर सही होगा, यानी कि त्वरित आवेशित कण। तो त्वरित आवेशित कण द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि थर्ड आपका आंसर सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लांक नियतांक का की विमा समान है। प्लांक नियतांक की अगर हम बात करें तो प्लांक नियतांक एच का अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है जूल सेकेंड। क्या होता है? जूल सेकेंड। अगर जूल सेकेंड को हम चेंज करना चाहें तो जूल का मतलब होता है ये कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक तो कार्य होता है बेटा बल गुणे विस्थापन। तो जूल सेकेंड को हम लिख सकते हैं क्या? न्यूटन मीटर और इनटू सेकेंड। यानी कि आपका आंसर सही होगा, यानी कि इसमें दिया गया है बल गुणे दूरी गुणे समय, यानी कि आपका चौथा पार्ट सही है। क्या रहेगा? बल गुणे दूरी और गुणे समय, ये आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समान विद्युत वाहक बल E1 इक्वल E2। अब आपका ये आपका क्वेश्चन था का, ये आपका था खा, और अब हम क्वेश्चन नंबर ग की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ग में कह रहा है कि दो सैले हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल बराबर है, यानी कि E1 इक्वल E2 दिया गया है, तथा आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर है, यानी कि स्मॉल r1 इक्वल आपका स्मॉल r2 दिया गया है। अब कह रहा है कि दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं, इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R है। सही विकल्प होगा। अब समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं तो समांतर क्रम में सीधी सी बात है, समांतर क्रम में प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, यानी कि अगर सेल का विद्युत वाहक बल बराबर है तो पूरे परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अगर हम कुल विद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो वो कितना होगा? E1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि E1 E2 दोनों आपस में बराबर है और समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि आंतरिक प्रतिरोध की, तो आंतरिक प्रतिरोध आपको पता है समांतर क्रम में अगर हम निकालेंगे, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध की अगर हम बात करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध आपका हो जाएगा R इक्वल R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। अब इन्होंने हमें जो विकल्प दिए हैं, पहला कह रहा तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर E1 माइनस E2, तो E1 माइनस E2 हो नहीं सकता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर E1 प्लस E2, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये होता है श्रेणी क्रम में। फिर उसके बाद में तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर E1 बराबर E2, परंतु जो R है इज लेस देन R1 और इज लेस देन R2। यहां से हमसे पूछा गया है कि देखिए भाई, जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो E1 बराबर E2 तो है, ये तो आपका सही होगा। अब उसके बाद में जो परिणामी आंतरिक प्रतिरोध है, तो परिणामी आंतरिक प्रतिरोध के बारे में दिया गया है कि इस R का जो मान होगा क्या इन दोनों के अलग अलग मानों से कम होगा। तो ये बात सही है कि इन दोनों के अलग अलग मानों से कम होगा। हम यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए आप कि R1 इक्वल, हमने सपोज किया बेटा, सपोज किया कि R1 आपका है 4 ओम और R2 हम ले लेते हैं 5 ओम। अगर इनके समांतर क्रम की बात करेंगे तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, तो समांतर क्रम में हम कह सकते हैं R, ये वाला इक्वेशन लगा दीजिए तो 4 इंटू 5 हो जाएगा अपॉन 4 और प्लस 5 हो जाएगा,
ये आपका 20 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 9। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि 2 पॉइंट समथिंग हमें इस बात को बता रहा है कि 2 पॉइंट समथिंग जो आपका परिणामी होगा वो R1 से भी छोटा है और R2 से भी छोटा है। यानी कि आपका यहां से थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है कि जो R का मान होगा, R का मान होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन में जो R है वो लेस देन होगा R1 से और R लेस देन होगा R2 से। ठीक है, तो ये आपका और ये थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है भाई, अच्छा बढ़िया सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता। तो शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं, अगर हम शुद्ध अर्धचालक की बात करेंगे तो शुद्ध अर्धचालक की अगर बात करेंगे, शुद्ध अर्धचालक, तो शुद्ध अर्धचालक जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं वो कैसा होता है, तो शुद्ध अर्धचालक की जो वैद्युत चालकता है बहुत कम होती है, वैद्युत चालकता बहुत कम होती है। अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करें तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो अर्धचालक की चालकता होती है वो शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें कि जब इसमें अशुद्धि मिला दी जाती है, क्योंकि अपमिश्रित किया जाता है अशुद्धि, तो इसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है तो इसमें यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्या होगी? चालकता बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक धारा IE, संग्राहक धारा IC एवं आधार धारा IB होने पर, तो यहां से हमें संग्राहक धारा यानी कि संग्राहक धारा IC दी गई है, उत्सर्जक धारा IE दी गई है और आपकी आधार धारा हो गई IB। अब यहां पर हमें इनमें संबंध बताना है, तो संबंध बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आधार धारा का मान हमेशा संग्राहक धारा और उत्सर्जक धारा दोनों की धारा से कम रहता है। अब दो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन को पढ़िए। आपका थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि IB का मान IC से बहुत अधिक होगा, ये तो गलत हो गया। उसके बाद में IB का मान IE से बहुत अधिक होगा, ये भी गलत हो गया। अब चलिए बात करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है IC का मान IE से कुछ अधिक होगा, तो IC का मान IE से कुछ अधिक होगा, मतलब ये आपकी संग्राहक धारा है और संग्राहक धारा को बता रहा है कि ये आधार धारा से कुछ अधिक होगी, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहां से आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि संग्राहक धारा का मान जो है वो आधार धारा से कुछ कम होता है, संग्राहक धारा का मान जो है आधार धारा से कुछ कम होता है, क्योंकि आधार धारा का मान सबसे प्रबल रहता है उत्सर्जक में। तो यहां से आपका आंसर फर्स्ट वाला रहेगा कि IC का मान IE से कुछ कम रहता है, कम रहता है, ये वाला यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है सही तत्व को चिन्हित कीजिए। अब सही तत्व को चिन्हित करना है, जैसे कि इसमें वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, तो ये तो गलत है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम क्यों होना चाहिए? पहला ऑप्शन गलत हो गया। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, यस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, लेकिन इससे पहले हम और भी कुछ पढ़ लेते हैं। आमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, ये तो गलत है। आमीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है,
अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए परंतु इसको धारामापी के प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए। तो ये आपके ऑप्शन गलत है, यानी कि सिर्फ आपका सेकंड ऑप्शन ही सही है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी मुझे बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ख ग को पढ़ लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है, यदि एक परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, कोई परमाणु है उसके मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा यानी कि En इक्वल दिया गया है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तब इसका आयनन विभव ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि ये इसके मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, मूल ऊर्जा स्तर यानी कि पहले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है। अब इसका आयनन विभव ज्ञात करना है। तो आयनन विभव क्या होता है, मतलब इतनी ऊर्जा दे दी जाए कि ये इसका जो परमाणु है आयनित हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो आयनन विभव, आयनन विभव, तो आयनन विभव के लिए हम क्या करते हैं, तो आयनन विभव के लिए आपका हो जाएगा, पहले हम आयनन ऊर्जा निकाल लेते हैं, विभव बाद में निकाल लेंगे, या सीधा सीधा आयनन विभव के लिए तो आयनन विभव B इक्वल हो जाएगा V अनंत, या हम यूं कर सकते हैं कि ऊर्जा अनंत, अनंत पर जाना है, आयनित होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को निकल जाना है, निकल जाना है तो उसके अनंत स्तर की ऊर्जा और माइनस पहले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा और अपॉन में कर देंगे E, तो यहां से आपका निकल आएगा आयनन विभव, आयनन विभव। अब यहां पर आपको मान रख देना है, तो किसी भी परमाणु के लिए जो अनंत ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होती है वो तो आपको पता है 0 होती है, तो यहां पर हमने लगा दिया 0 माइनस, यहां पर आपका दिया गया है माइनस का 54.4 EB और अपॉन में आपका E है, तो यहां से आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 54.4 EB अपॉन E, E से E कैंसिल हो गया तो B इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस का वोल्ट। सही है, तो ये आपका आयनन विभव आ गया किसी भी परमाणु के लिए। ये किसका होता है, तो ये आपको बता दें बेटा, ये हीलियम का होता है। ये किसका होता है, हीलियम का होता है। अब इसके बाद में अगर हम हीलियम की बात कर रहे हैं तो अगले क्वेश्चन की भी बात अब कर लेते हैं। एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस है जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर। अब अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दी गई, तो हमें लिख लेना है कि R1 अवतल है ना, एक, जी हाँ अवतल है, तो R1 आपका रहेगा माइनस और R2 आपका रहेगा प्लस। कितना है बेटा, 30 सेंटीमीटर, तो यहां 30 सेंटीमीटर लिख देते हैं, यहां भी 30 सेंटीमीटर लिख देते हैं। इसके बाद में तथा अपवर्तनांक दिया गया है 1.5, n इक्वल दिया गया है 1.5। हमसे पूछा गया है कि इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, f इक्वल पूछा गया है। हमारे पास इक्वेशन होता है 1/f, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 2 का खा। कुछ हमारे पास इक्वेशन होता है 1/f इक्वल n माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/f इक्वल n का मतलब 1.5 हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा 30 और ये माइनस का 1/30। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा 1.5 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, यानी कि 0.5 बचेगा, और यहां से आपका माइनस का 2/30 हो जाएगा। यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां 0 बढ़ जाएगा बेटा, तो यहां से 5 दूनी 10 हो गया, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/f इक्वल माइनस का
10/3 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। एफ इक्वल आपका सीधा सीधा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, वो भी माइनस का। यहां से आप अगर चाहो तो एक ट्रिक देख लीजिए। हमेशा आप ध्यान रखना, अगर कोई लेंस मतलब दोनों उसके वक्र पृष्ठ हैं और फोकस दूरियां बराबर हैं, जैसे कि आपका अवतल लेंस हो गया या उत्तल लेंस हो गया, दोनों वक्र पृष्ठों की अगर वक्रता त्रिज्याएं बराबर है तो ध्यान रखना उसकी जो फोकस दूरी है हमेशा उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर ही आएगी। चलिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है, यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है। तो नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है उससे क्या तात्पर्य है, तो द्रव्यमान संख्या हमें क्या बताती है, तो यहां पर आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहां से मैं लिख देता हूं। नाभिक की द्रव्यमान संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को बताती है। अर्थात या सीधा सीधा आप लिख दीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा नहीं लिखना है, तो यहां पर हम सीधा सीधा लिख देंगे जबकि परमाणु क्रमांक संख्या केवल नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताती है। तो द्रव्यमान संख्या क्या बताती है, तो द्रव्यमान संख्या बताती है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को, जबकि परमाणु क्रमांक संख्या केवल बताती है प्रोटॉनों की संख्या को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसको साफ करें। चलिए आप लोग देखिए, तब तक इसको हम साफ कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण लिखिए। अब एक नंबर का क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन से संबंधित आपको समीकरण लिखना है। तो यहां से नाभिकीय संलयन समीकरण, तो नाभिकीय संलयन समीकरण क्या होगा, तो हमें समीकरण केवल देना है। समीकरण के लिए हम क्या लिखेंगे, तो आपको पता है नाभिकीय संलयन में आप क्या करिए, ड्यूटेरियम यानी कि 1H2 और प्लस 1H2 ड्यूटेरियम हमने मिलाया, दो ड्यूटेरियम परमाणुओं को मिलाया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया है 1H3 आपके हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक दे दिया। अब इसके बाद में 1H आपका बचा है 1 और प्लस यहां से कुछ ना कुछ ऊर्जा तो आपकी निकलेगी इस नाभिकीय संलयन में। लेकिन अभी अभिक्रिया पूरी नहीं हुई, नाभिकीय संलयन को हमें क्या बनाना है, हीलियम बनाना है। तो हीलियम बनाना है तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 1H3 और प्लस 1H2। तो यहां से अब आपका, यहां से हमने इसको उठा लिया, यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारा 2He4 बन जाएगा। अब यहां से एक हमारा ऊपर बचा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बचा है तो हम यहां पर लिख सकते हैं 0N1 हो गया न्यूट्रॉन, और प्लस यहां से हम दे देते हैं ऊर्जा। तो ये नाभिकीय संलयन की
अभिक्रिया हो गई, यानी कि नाभिकीय संलयन का समीकरण हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बढ़िया सा न्यूमेरिकल दिया गया है, बढ़िया सा न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ क्या क्या दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। तो आपका दिया गया 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित, तो आपका क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आपका दिया गया है V इक्वल 2 वोल्ट दिया गया है और C इक्वल आपका दिया गया है कितना 10 माइक्रोफैरड, तो 10 माइक्रोफैरड यहाँ पर हमने लिख दिया। आपसे पूछी गई है ऊर्जा, तो ऊर्जा के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, हाफ CV²। बढ़िया सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, इसको सॉल्व कर देना है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊर्जा U इक्वल हाफ C आपका 10 माइक्रोफैरड है, तो यहाँ 10⁻⁻6 आ जाएगा, और यहाँ से इंटू V², तो 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, 20 इंटू 10⁻⁻6 जूल। अदरवाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा U इक्वल 2.0 इंटू 10⁻5 जूल। तो ये रहा आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बूलियन व्यंजक दिया गया है y इक्वल बूलियन व्यंजक। चलिए यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं, साफ करने में ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्या करें। बूलियन व्यंजक दिया गया है, बूलियन व्यंजक दिया गया है y इक्वल दिया गया है a b नॉट प्लस b a नॉट, और यहाँ पर आपका दिया गया है a इक्वल 1 v इक्वल 1, तो y बराबर आपका पूछा गया है कि निर्गत क्या होगा। अब निर्गत हमें निकालना है, ये बेटा आज का ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में अगले वीडियो में फिर सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बूलियन व्यंजक से रिलेटेड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको पता है बेटा कि a बार इक्वल होता है 0, क्या होता है 0। अगर a इक्वल आपका 1 है तो a नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम b नॉट की बात करें तो b नॉट का भी मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहाँ अगर बूलियन व्यंजक में देखेंगे दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है, मान रख दीजिए b का मान आपका दिया गया है, a का मान दिया गया है, बार के मान सिर्फ हमें यानी कि a नॉट और b नॉट के मान लिखने थे। a नॉट और b नॉट का मान हमेशा 0 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल, बेटा अगर इसको हम मानना चाहो तो आप मान सकते हो, अलग अलग मान भी निकाल सकते हो, नहीं तो यहीं से मान निकाल लीजिए। a का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और इंटू आपका क्या होना चाहिए, तो इंटू होना चाहिए, नॉट में इंटू कर दीजिए या डॉट लगा दीजिए, नॉट है सॉरी एंड है, क्योंकि मतलब यानी कि अगर a और b दिया जाता है तो वो एंड माना जाता है, तो यहाँ पर डॉट लगा दीजिए। डॉट में आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा, प्लस यहाँ से b की वैल्यू बेटा कितनी है, b की वैल्यू है 1 और a बार की वैल्यू कितनी है, 0, तो डॉट 0। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल, ये आपका 0 हो गया, ये टर्म आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस ये भी टर्म आपका 0 हुआ तो ये भी 0 हो गया। अब यहाँ से क्या y इक्वल कितना मिलेगा, तो 0 मिलेगा, y इक्वल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर नहीं तो यहाँ पर एक बार हम ढंग से देख लेते हैं, इनको हम क्या करेंगे, इसको मान सकते हैं y1 और इसको मान सकते हैं y2। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर y1 को सॉल्व करेंगे तो y1 क्या हो जाएगा, a इंटू 0, यानी कि y1 इक्वल कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम y2 को देखते हैं तो y2 आपका कितना हो जाएगा, 0 इंटू आपका नहीं क्या है, हाँ 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, तो ये y2 आपका कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। अब y जो दिया गया है वो y1 और प्लस y2 के इक्वल है, तो y इक्वल 0 प्लस 0 यानी कि y इक्वल 0, ये रहा आपका।
चाहे आप मान के लगा दीजिए, चाहे कुछ भी लगा दीजिए, बस ये आपको ध्यान रखना है ए नॉट इक्वल 0 होता है और बी नॉट इक्वल 0 होता है। बस इतना सा लॉजिक था। ए नॉट और बी नॉट दोनों की वैल्यू 0 लगानी है आपको। ए इक्वल दिया गया है, बी इक्वल दिया गया है, यानी कि ए और बी दोनों आपके जो इनपुट है ऑन है, तो बी आपका जो मतलब ए बार और बी बार, जिसको हम ए नॉट या बी नॉट बोल सकते हैं, ये आपके क्या होंगे, ऑफ होंगे, यानी कि निवेशी आपको इनसे नहीं मिलेगा। दोनों को जब हमने इन सब की वैल्यू को रखा, तो वैल्यू को रखने के बाद में हमें सीधा जो निर्गत बाई हमसे पूछा गया था वो 0 मिला, मतलब यहां पर निर्गत हमें कोई भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए,